चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 एम एल अग्रवाल चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये जो वर्ड है ये तुम लोग के लिए नया नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अब तक तुम लोग किए हो, क्लास 11 तक तुम लोग साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट अब तक पढ़ते हुए आए हो। वो क्या था? अपना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहले तो ये समझो कि इनवर्स फंक्शन के माने क्या होता है। अगर हम कुछ प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल का बात करें जहाँ पे इनवर्स का बात हो, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसा फंक्शंस होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि हाँ, अगर हम इकोनॉमिक्स से एक एग्जाम्पल ले, अगर हम बोलते हैं कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, सही है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो क्या हम इसको इनवर्स उल्टा बोल सकते हैं कि प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड? यस बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है वो डिमांड का फंक्शन है। अगर एक्सेस डिमांड होगा तो प्राइस ज़्यादा होता है, अगर कम डिमांड होगा तो प्राइस क्या होता है? कम। तो अगर हम तुम लोग से पहला स्टेटमेंट बोलते हैं कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, हम इसे को इनवर्स में बोल सकते हैं कि प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड। एक और हम एग्जाम्पल है, एक म्यूजिक से हम लोग एग्जाम्पल है। म्यूजिक म्यूजिक में देखना, जैसे जो म्यूजिशियन लोग होता है, तो देखना हम लोग जब म्यूजिशियन जब म्यूजिक बजाने आता है तो उन लोग के सामने एक बोर्ड लगा रहता है, उसमें एक पेपर रहता है ना, पेपर में म्यूजिक का जो वर्ड होता है वो लिखा रहता है, और उसको वो जो कोडिंग रहता है उसको देख करके वो लोग क्या करता है, म्यूजिक को प्ले करता है। जैसे गिटार बजा रहा है, वायलिन बजा रहा है, तो वो जो सिंबल्स था, जो राइटिंग था, उसको देख करके म्यूजिक हुआ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि म्यूजिक से हम क्या उस सिंबल और कोड में जा सकते हैं? यस जा सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स है जिसमें हम लोग अगर कनेक्ट करके, अगर तुम कोई भी धुन अगर बजाते हो, चाहे वो पियानो हो या वायलिन हो, तो तुम्हारा जो धुन होगा वो देखना ना, कंप्यूटर के उस ऐप में वो जो है ना सिंबल बना देगा। यानी कि सिंबल से म्यूजिक, फिर म्यूजिक से क्या हो गया? सिंबल। दिस इज द इनवर्स फंक्शन। लेकिन बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम एक बात करें फिजिक्स का एक एग्जांपल लें, तो फिजिक्स में अगर हम ये बोले तुम लोग से कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यस जानते हैं हम लोग कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। क्या हम इसका इनवर्स बोल सकते हैं कि टाइम इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी? बिल्कुल नहीं। यानी कि बहुत सारा ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कुछ ऐसा फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो रहा बात रियल लाइफ एग्जाम्पल का। लेकिन क्वेश्चन जब तुम लोग बनाना स्टार्ट करोगे तो वहां पे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। ये तो हम कंसेप्ट के लिए तुम लोग को बताया। वहां पे तुम लोग को फंक्शन दिखेगा एक्स के फॉर्म में, तो हम लोग समझेंगे कि अगर एक्स के फॉर्म में हम लोग को दिया रहेगा, जैसे वाई इक्वल्स टू 2x+1, अब हमसे पूछा जाएगा कि सर क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है? जैसे आप डिमांड और प्राइस में बोले इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वेलोसिटी ऑफ टाइम में बोले आप एग्जिस्ट इन्वर्स नहीं करता है वहां पे। तो क्या y इक्वल्स टू 2x+1 या y इक्वल्स टू 2x² + 1, क्या सर इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं? हम लोग उसको अब समझेंगे। जैसे देखो y इक्वल्स टू 2x+1, अभी x के फॉर्म में एक फंक्शन दिया, पूछा जाएगा कि क्या सर इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 2x² + 1, क्या सर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं? इन्वर्स मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू 2x+1 है, इसका मतलब क्या होगा? y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर तुम ऐसा दिखा दो x इज द फंक्शन ऑफ y, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर नहीं दिखा पाए कि x इज द फंक्शन ऑफ y, तो समझ जाना उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे देखो +1 अगर हम यहाँ भेज दें तो क्या होगा? -1 और इक्वल्स टू में 2x। अगर हम x को रोक लें तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे, और ऊपर क्या होगा? y-1। तो देखो x इज इक्वल्स टू y-1/2। देखो ये तो ठीक है, एग्जिस्ट तो करता है। क्या कोई ऐसा भी सिंगल वैल्यू है जो इस फंक्शन को डज नॉट डिफाइन कर दे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे y के सभी वैल्यू के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ y x एग्जिस्ट, यानी कि x इज अ फंक्शन ऑफ y, यानी कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलो अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ देखो y को 1 को यहाँ कर ले लें तो y-1 इक्वल्स टू क्या होगा? 2x²। तो यहाँ पे x² क्या हो जाएगा? y-1/2। अगर हम स्क्वायर को वहां भेजे तो क्या होगा? प्लस माइनस रूट हो जाता है y-1/2। अब देखो क्या y के सभी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू r, क्या हम लोग का x एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। देखो अगर y के लिए तुम 0 सोच लो तो 0-1 क्या होगा? -1 -1/2, रूट के अंदर माइनस आ गया ना, तो ये क्या होता है? इमेजिनरी होता है।
यानी कि फॉर y इक्वल्स टू 0 x डज नॉट एग्जिस्ट, एंड सिर्फ y का वैल्यू 0 नहीं बल्कि फॉर ऑल द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y x डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि x इज नॉट अ फंक्शन ऑफ y, x y का फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ऐसे हम लोग के पास में अगर बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया जाए, ये तो खैर हम छोटा एग्जाम्पल है ना, अगर बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल हो या कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हो जाए, जैसे ट्रिगोनोमेट्री की अगर हम बात करें तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसका कैलकुलेशन, भाई इससे तो कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब अगर हम कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस ले ले या कुछ हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले ले, अब हम बोलेंगे बताओ क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसको इस तरह करके चेक करना हम लोग के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो क्या सर कोई शॉर्टकट तरीका है जिसे हम पता कर पाए कि हाँ कौन से फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कौन से फंक्शन का नहीं करेगा, या सबको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, हम लोग के पास में शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम लोग बिना सॉल्व किए हम लोग पता कर सकते हैं कि हम लोग का फंक्शन चाहे वो जैसा भी फंक्शन क्यों ना हो, चाहे सिंप्लीफाइड ऐसा सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, या वो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ही क्यों ना हो, अगर हम लोग को देखना होगा कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो बिना सॉल्व किए बिना सिंप्लीफाई किए हम लोग बता सकते हैं। किसका हेल्प लेना होगा? हम लोग को हेल्प लेना होगा क्लास 11। क्लास 11 का कौन सा फंक्शन, कौन सा टॉपिक हम लोगों का? क्लास 11 का हम लोगों का वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। जो तुम लोगों का क्लास 11 था, चैप्टर नंबर 2 था ना रिलेशन फंक्शन, उसमें देखो था वन वन फंक्शन। अब पहले ये समझो कि वन वन फंक्शन क्या होता है, उसके बाद ही आगे का हम लोग कंसेप्ट समझ पाएंगे। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये अपना एक्स होता है, ये क्या होता है? वाई होता है। A function f from x to y is called one-one function if and only if for different values of x having different elements or different image in y, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 1 2, 1 2 नहीं, इसमें ए बी सी डी ले लेते हैं, ए बी सी डी। तो हम क्या बोले? अ फंक्शन f is called one-one function कब? If and only if different element of x having different images in y, जैसे 1 के लिए a है, 2 के लिए b, 3 के लिए c, 4 के लिए d। देखो हर एक एक एलिमेंट्स के लिए देखो अलग अलग इमेज है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन वन। इसी से एक रिलेटेड आता है हम लोग का मेनी टू वन फंक्शन। अब वो क्या होता है? अ फंक्शन f इज कॉल्ड मेनी टू वन फंक्शन फ्रॉम x टू y if two or more element of x having same image in y, अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का सेम इमेज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनी टू वन। जैसे कुछ ऐसा मान लेते हैं 1 2 3, यहाँ पे ए बी। अब जैसे 1 और 2 दोनों के लिए इमेज क्या है? ए, और 3 के लिए इमेज क्या बना? बी। इसको क्या बोलते हैं? मेनी टू वन बोलते हैं। लेकिन हम लोग डिस्कशन करेंगे किस पे? वन वन फंक्शन पे। अ फंक्शन एफ इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इफ फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैविंग डिफरेंट इमेजेस इन वाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वन वन फंक्शन। चलो अब देखते हैं, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। देखो अगर तुम लोग यहाँ पे x का कोई एक वैल्यू सोचोगे, उसके वजह से देखना y का एक ही वैल्यू आएगा। जैसे अगर x के लिए सोचते हैं 1 तो y के लिए 3, x के लिए 2 तो y के लिए 5, x के लिए 3 तो y के लिए 7। फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x देखना हैविंग डिफरेंट इमेजेस ऑफ y, x का एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन। तो ये फंक्शन हम लोग का वन वन है। अगर कोई भी फंक्शन हम लोग का वन वन होता है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग देखे भी थे ना, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था क्योंकि ये वन वन है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे टू एलिमेंट्स ऑफ x के लिए हैविंग सेम इमेज है। अगर तुम x का वैल्यू सोचते हो 1 तो y का वैल्यू कितना होगा? 3। अगर तुम x का वैल्यू सोचते हो -1 तब भी y का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। यानी कि -1 और 1 दोनों के लिए सेम इमेज आ रहा है, कितना? 3 आ रहा है। तो टू और मोर एलिमेंट ऑफ x हैविंग सेम इमेज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी टू वन बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो समझ जाना उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखना यही दो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे ना, ये क्या था? इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता था, इसका नहीं करता था। क्यों? क्योंकि ये वन वन है इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ये वन वन नहीं है इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर कोई भी फंक्शन दिखा करके अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन इनवर्स होगा, तो पहले चेक करना क्या क्या वो वन वन है। अगर वो फंक्शन हम लोग का वन वन होगा
तो समझ जाना उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर कोई वैल्यू, अगर कोई फंक्शन अगर 1 1 नहीं होगा तो समझ जाना उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो तो अब इसी कंसेप्ट को लेकर के हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पास में, जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स, फिर y इक्वल्स टू कॉस एक्स, या फिर x इक्वल्स टू साइन वाई, x इक्वल्स टू कॉस वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम चेक करिए क्या y इक्वल्स टू साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू साइन एक्स है तो क्या x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम दोनों को क्या बोले, इनवर्स होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो देखो अगर हम बात करें जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स में अगर हम डोमेन का बात करें तो याद है डोमेन जो होता है वो x, वो क्या होता है, पूरा ऑल द रियल नंबर्स होता है। और अगर हम इसका बात करें रेंज का, यानी कि साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो साइन का रेंज क्या होता है -1 से 1, ठीक है। तो क्या फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू साइन एक्स एग्जिस्ट, या हम बोल सकते हैं कि क्या x के सभी वैल्यूज के लिए साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग को चेक करना पड़ता है 1 1 है या नहीं। अगर x के ऑल द रियल नंबर्स की वजह से, ऑल द रियल नंबर के लिए, यानी कि ऑल द डिफरेंट रियल नंबर्स के लिए इफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y एग्जिस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन 1 1 है। जैसे तुम x का कुछ एक वैल्यू सोचे, जैसे सपोज 0, तो x का अगर हम 0 सोचते हैं तो साइन 0 क्या होगा 0, तो y का वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे 1 1 हमको लग रहा है। लेकिन अगर तुम x का वैल्यू पाई सोच लेते हो तो साइन पाई क्या होता है 0, तो y का वैल्यू फिर क्या हो गया 0। यानी कि x के दो वैल्यू की वजह से y हम लोग का क्या हो गया, सेम वैल्यू आ रहा है। तो क्या ये 1 1 है या मेनी टू 1 है, द आंसर इज मेनी टू 1। सिर्फ 0 और पाई नहीं बल्कि ऑल द मल्टीपल ऑफ पाई के लिए, जैसे 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सब के लिए हम लोग का साइन क्या होता है 0 होता है। यानी कि ये फंक्शन क्या है, मेनी टू 1 है। अगर ये फंक्शन हम लोग का मेनी टू 1 है तो क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, द आंसर इज नो, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी हम लोग भाई चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो देखो साइंस और मैथमेटिशियन लोग इसका क्या उपाय निकाला, वो बोला ठीक है हम मानते हैं कि अपने पूरा फॉर ऑल द डोमेन, यानी कि एक्स का पूरा वैल्यूज के लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ कुछ इंटरवल का बात करें तो वहां पे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वहां पे वो 1 1 होगा। जैसे पूरा रियल नंबर का अगर हम बात करें तो वहां पे हमको कुछ ऐसा वैल्यू, बल्कि बहुत सारा ऐसा वैल्यू मिला जिसकी वजह से y का सेम वैल्यू आ रहा था, सेम इमेज आ रहा था, तो वो मेनी टू 1 हो जा रहा था। लेकिन मैथमेटिशियन लोग उसको उपाय ये निकाला कि एक बड़ा सा इंटरवल देख रहे हैं उसको ब्रेक कीजिए, उसमें बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा इंटरवल है जहां भी ये 1 1 हो जाता है, यानी कि वहां पे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यहाँ पे अगर फुल डोमेन का बात करेंगे तब तो भाई ये मेनी टू 1 है, क्योंकि देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 0 हो गया है ना, यहाँ पे 0 के लिए 0, यहाँ पे पाई के लिए 0। अगर हम बात करें यहाँ देखो 1/2 के लिए, 5 पाई/6 के लिए भी 1/2 है, पाई/6 के लिए भी यहाँ पे 1/2 है। तो क्या ये हम लोग का 1 1 हो रहा है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे दो x का दो वैल्यू के लिए y का सेम वैल्यू आ गया, तो ये क्या है मेनी टू 1 है। तो मैथमेटिशियन ने उसका क्या उपाय निकाला, इसके पूरे डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया छोटे छोटे इंटरवल में। जैसे देखो इसके लिए यहाँ पे एक इंटरवल हम लोग लेते हैं, यहाँ से अगर -π/2 से अगर हम π/2 तक बात करें, इस इंटरवल में तुम लोग ध्यान से देखो क्या यहाँ पे कोई वैल्यूज रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x देयर एग्जिस्ट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y, है ना। x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए देखो y का डिफरेंट वैल्यूज आ रहा है ना, यानी कि इस इंटरवल का बात करें तो इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज 1 1 एंड इन दिस इंटरवल द इनवर्स ऑफ साइन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मैथमेटिशियन ने वही उपाय निकाला। अच्छा इसके अलावा सिर्फ यही इंटरवल नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इंटरवल्स वेयर द इनवर्स ऑफ साइन एग्जिस्ट, ठीक है। जैसे देखो बिसाइड -π/2 से π/2, देखो यहाँ पे π/2 से 3π/2, ये भी एक इंटरवल है वेयर द फंक्शन इज 1 1 एंड द इनवर्स एग्जिस्ट। इसके अलावा 3π/2 से लेकर के 5π/2, यहाँ पर भी -3π/2 टू -π/2, here also the function is 1 1, यानी कि यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फुल डोमेन का हम लोग बात नहीं करते, उसको हम लोग क्या करते हैं छोटा छोटा इंटरवल में ब्रेक करते हैं, और जहाँ पे फंक्शन क्या होता है 1 1, यानी कि वहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
लेकिन अब इसके तुरंत बाद में एक कंसेप्ट हम लोग का आता है प्रिंसिपल वैल्यूज। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू? अब ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? तो देखो, जितना भी इंटरवल होता है वेयर द इनवर्स ऑफ साइन एग्जिस्ट, वो सभी इंटरवल में जो स्टैंडर्ड एंगल के करीब करीब हो, खास करके वो पॉजिटिव हो, इसके अलावा वो ना स्टैंडर्ड एंगल में होना चाहिए। जैसे -π/2 से π/2, देखो ये सब स्टैंडर्ड एंगल है ना, बचपन से हम लोग इसको याद किए। लेकिन अगर हम बात करें 3π/2, 5π/2, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 90, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड एंगल होता है। इससे हम लोग फैमिलियर हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब क्या होगा ना, अमंग दी ऑल पॉसिबल इंटरवल्स ऑफ साइन इनवर्स और वेयर द साइन इनवर्स एग्जिस्ट, उसमें वो इंटरवल जो स्टैंडर्ड एंगल में आता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यूज बोलते हैं। जब तुमसे बोला जाएगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स, तो कहाँ से कहाँ तक होगा? -π/2 से π/2 तक होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल वेयर द इनवर्स एग्जिस्ट। लेकिन जो स्टैंडर्ड एंगल में आएगा वही हम लोग क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यूज होता है। जैसे देखो y = sin x यहाँ पे दिया हुआ है। अभी हम बोलेंगे बताओ यहाँ पे जो x है उसके लिए तो डोमेन जो होगा हम लोग क्या होगा? तो बोलोगे सर ऑल द रियल नंबर। लेकिन अब नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे ऑल द रियल नंबर का तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग x का कौन कौन सा वैल्यू लेंगे? -π/2 से लेकर के π/2 तक लेंगे। इसके लिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर तुम लोग x का वैल्यू -π/2 से π/2 तक अगर लेते हो इनवर्स के लिए, बाकी ऐसे देखा जाए तो भाई x जो इसका डोमेन होता है ना साइन का, ऑल द रियल नंबर होता है। लेकिन इनवर्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या ले रहे हैं? -π/2 से π/2। अभी हम लोग डिस्कशन हुआ वहां पे। तो अगर x का वैल्यू तुम लोग -π/2 से π/2 लेते हो तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से 1 तक होगा, है ना। साइन ऑफ -π/2 क्या होता है? -1, एंड साइन ऑफ π/2 क्या होता है? 1। तो y का वैल्यू क्या होगा? -1 से 1। तो जो x का वैल्यू सोचते हैं वो हम लोग का क्या बनता है? डोमेन बनता है। और उससे जो y का वैल्यू आता है वो क्या होता है? हम लोग का रेंज होता है। लेकिन अगर हम यही इनवर्स का बात करें तो पलट जाता है, डोमेन बन जाता है रेंज, और रेंज बन जाता है हम लोग का डोमेन। इसको पलट देंगे हम लोग, जैसे ऐसे लिखेंगे y = sin इनवर्स x। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा, जैसे वहां पे हम लोग का डोमेन क्या था? -π/2 से π/2, वो हम लोग का क्या बनेगा? यहाँ पे रेंज बन जाएगा। रेंज हो जाएगा हम लोग का इनवर्स का क्या होगा? -π/2 से π/2। ठीक है, और उसका जो रेंज था वो क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा हम लोग का। कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। अगर तुम लोग से पूछा जाएगा बताइए साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का रेंज, तो आंसर क्या होगा? -π/2 से π/2। और यही जो रेंज होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। यानी कि अगर हम तुम लोग से ये पूछें कि बताओ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा, तो आंसर होगा -π/2 से π/2। क्लियर है? यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसका जो रेंज होता है वही हम लोग क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू होता है। चलो तो हम लोग डिस्कस करते हैं कॉस इनवर्स के बारे में। जैसा हम लोग देख रहे थे कि y = sin इनवर्स, अगर हम बात कर रहे थे जैसे y = sin x का, तो देखो क्या हम लोग का साइन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था? तो अगर हम लोग देख रहे थे कि अगर उसका पूरे डोमेन का अगर हम बात करें पूरे रियल नंबर में, तो हम लोग का साइन जो है 1 फंक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, अगर हम उसका कुछ इंटरवल ब्रेक करके निकाले थे जैसे -π/2 से π/2, तो वहां पर साइन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था क्योंकि वो 1 फंक्शन था। उसी तरह हम कॉस इनवर्स में चेक करेंगे कि क्या y = cos x, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? क्या कॉस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो वही देखना होगा 1 फंक्शन। अगर हम लोगों का कॉस 1 फंक्शन होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो 1 फंक्शन नहीं होगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम बात करें कॉस के भी पूरे डोमेन के बारे में, तो कॉस के केस में भी जो डोमेन होता है यानी कि जो x का वैल्यू होता है फ्रॉम -∞ टू +∞, यानी कि ऑल द रियल नंबर्स होता है। लेकिन क्या ऑल द रियल नंबर्स में क्या हम लोग का कॉस फंक्शन 1 होगा? बिल्कुल नहीं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल इस टेबल से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें 0 से लेकर के 2π तक, क्या 0 से लेकर के 2π तक हम लोग का फंक्शन 1 है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री सोचते हैं तो कॉस का वैल्यू क्या है? 1।
उसी तरह अगर हम कॉस का 3 पाई बाई 2 एक्स के लिए अगर हम 3 पाई बाई 2 सोचते हैं तो कॉस का वैल्यू क्या होगा 0। यानी कि यहाँ पे एक्स का ऐसा दो वैल्यू है जो वाई का सेम वैल्यू दे रहा है। यानी कि 0 से लेकर के 3 पाई बाई 2 तक बात करें या 0 से लेकर के 2 पाई तक बात करें तो हम लोग का कॉस 1 नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक इंटरवल ब्रेक करते हैं 0 से लेकर के पाई तक। अब 0 से लेकर के पाई तक को अच्छा से स्टडी करो, क्या यहाँ पर कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स देयर इज अ डिफरेंट वैल्यू फॉर वाई, है ना। एक्स का डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई का डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। यानी कि 0 से लेकर के पाई तक हम लोग का कॉस क्या है 1 फंक्शन है। यानी कि 0 से लेकर के पाई तक कॉस का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब ऐसा नहीं कि 0 से लेकर के पाई तक ही सिर्फ हम लोग का कॉस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरवल्स है। देखो जैसे पाई से 2 पाई तक, यहाँ पर भी हम लोग का फंक्शन क्या होगा 1 यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह 2 पाई से 3 पाई, -पाई से 0 एंड इसके अलावा इनफाइनाइट इंटरवल्स आर देयर वेयर द cos फंक्शन इज 1 दैट मींस cos इनवर्स एग्जिस्ट। लेकिन इन सभी में वो कौन सा ऐसा इंटरवल है जो स्टैंडर्ड एंगल के आसपास आता है और जिसका वैल्यूज हम लोग को याद है? तो आंसर है हम लोग का 0 से लेकर के पाई तक। इसीलिए 0 से पाई तक हम लोग इसमें क्लास 12 में इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोग से रीजन पूछा जाए कि 0 से पाई तक ही क्यों प्रिंसिपल वैल्यू होता है, तो आंसर इज दैट कि 0 से लेकर के पाई तक सभी हम लोग का स्टैंडर्ड एंगल है और इसका वैल्यू हम लोग को याद है। इसीलिए सभी इनफाइनाइट इंटरवल्स में इस इंटरवल को प्रिंसिपल वैल्यू कंसिडर किया गया है। अब हम लोग देखते हैं 2.1 एक्सरसाइज में जो जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है उस पर हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं। जो 2.1 में रिक्वायरमेंट है वो फॉर्मूला हम लिखेंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट हम लोग 2.2 में जब डिस्कशन करेंगे तो 2.2 का सम स्टार्ट करने से पहले उसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे। फॉर्मूला देखो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो समझ लो तुम्हारा आधा सम ऐसे ही हो गया। कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, ये सभी का प्रिंसिपल वैल्यूज क्या क्या होगा। प्रिंसिपल वैल्यूज देखो एकदम अच्छा से रट लोगे, जब तक याद नहीं होगा समझ बनाने स्टार्ट नहीं करोगे। साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है -पाई/2 से पाई/2। कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा 0 से लेकर के पाई, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट के माने क्या होता है, ये इंटरवल जो है 0 और पाई को इंक्लूड कर रहा है, माने पाई है वहाँ पे। जैसे tan इनवर्स के लिए देखो राउंड ब्रैकेट -पाई/2 से पाई/2, मतलब यहाँ पे हम लोग 90 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन -90 है। कॉसिक इनवर्स के लिए क्या होगा हम लोग का -पाई/2 से 0, राउंड ब्रैकेट यूनियन 0 से पाई/2 फिर स्क्वायर ब्रैकेट। सेक के लिए हो जाएगा हम लोगों का 0 से पाई/2, राउंड ब्रैकेट यूनियन पाई/2 से लेकर के पाई तक, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद में कॉट इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई तक कहाँ रहेगा राउंड ब्रैकेट में रहेगा। ये हो गया इसका प्रिंसिपल वैल्यूज। पहले प्रिंसिपल वैल्यू का अच्छे से याद कर लेना, उसके बाद सम स्टार्ट करना। ठीक है, चलो और एक सेट फॉर्मूला का यूज होगा। ये जो पहला सेट हुआ एक और सेट यूज होगा, देखो इसको स्क्रीनशॉट कर लो तुम लोग। देखो एक और सेट यूज होगा, साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। टैन इनवर्स ऑफ -x क्या होगा माइनस ऑफ टैन इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स ऑफ -x क्या होगा माइनस कॉसेक इनवर्स x। सेक इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। एंड कॉट इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाएगा हम लोगों का पाई माइनस कॉट इनवर्स x। अब सबको हम लोग रेंज भी लिख लेते हैं, सबका रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। इसके लिए हो जाएगा देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से लेस देन इक्वल टू 1। कॉस के लिए भी होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से लेस देन इक्वल टू 1। टैन के लिए होता है x ग्रेटर देन -इन्फिनिटी से लेस देन इन्फिनिटी। कॉसेक के लिए होता है, कॉसेक के लिए हम लोगों का हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेक के लिए हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड कॉट के लिए हो जाएगा x ग्रेटर देन -इन्फिनिटी से लेस देन इन्फिनिटी। ये तुम लोगों को जो है इसका रेस्ट्रिक्शन भी साथ में याद रखना होगा।
और ये फॉर्मूला भी याद रखोगे। तो ये दो सेट हो गया हम लोग का, वहाँ सेट 1 था, ये सेट 2 हो गया हम लोगों का, सेट 2 हो गया। ये दोनों सेट हम लोग के एक्सरसाइज नंबर 2.1 में यूज होगा। तो अच्छे से रट लो, उसके बाद हम स्टार्ट करना।